हेलो एवरीवन आउट देयर, इट्स मी पलक माखीजा। तो जो हमारी पहली वीडियो थी, पिछली वीडियो थी, तो वो थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर थी, जिसमें मैंने यूनिट 1 का थोड़ा सा पोर्शन एक्सप्लेन किया था 9-10 पेज का। तो उसके बाद ये जो न्यू वीडियो है वो स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि अभी जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जो नेक्स्ट ईयर यानी जब उनकी क्लास 12th ख़त्म हो जाएगी यानी मई 2027 में जिनको अटेम्प्ट देना है, तो वो कैसे स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट के बारे में बताती चलूँगी, जैसे कि ये सब्जेक्ट किस टाइप का है, ये सब्जेक्ट किस टाइप का है, और जिससे आप उसमें ना मॉडिफ़िकेशन भी कर पाओ। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम स्ट्रैटेजीज़ एक बताएँ वो तो हम एक ओवरव्यू दे देंगे, पर मॉडिफ़िकेशन करना क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से उसको आगे-पीछे करना वो आप अपने आप से कर लेना। पर मैं बेसिक ओवरव्यू दे दूँगी जिससे आप खुद भी इसमें प्लस-माइनस कर पाओ, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये वाला मैं खोल रही हूँ। इसमें आ जाएगा पहला पेपर तो अकाउंटिंग है, दूसरा पेपर बिज़नेस लॉज़ है, थर्ड पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और नेक्स्ट कौन-सा है, लास्ट पेपर बिज़नेस इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी जो हैं इसमें से मैं थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में बता देती हूँ। अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में क्या होता है कि ना आपको 12th 11th टाइप की ही आती है, बट ज़्यादा थोड़ा अपग्रेडेड लेवल आता है, ठीक है? अ, बेस मतलब काइंड ऑफ वैसा ही रहेगा 11th-12th वाला, पर थोड़े बहुत मुश्किल से हार्डली कोई चैप्टर नया होगा। अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ी है तो आप कनेक्ट करके जो थोड़े बहुत न्यू चैप्टर्स भी होंगे ना, तो उसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है? पर ऑब्वियसली इसमें क्या है कि बच्चों को लेंदी पड़ जाता है। लोगों को लगता है कि 11th-12th ही है तो ईज़ी पड़ जाएगा, सेम पड़ जाएगा, बट इसमें लेंदी पड़ जाती है चीज़ें, ठीक है? तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करने से पेपर्स को बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, जो सेकंड है वो है बिज़नेस लॉज़, ठीक है? तो बिज़नेस इसमें फर्स्ट वाले में मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी 11th-12th की अकाउंटिंग जो है वो अच्छी हो रखी है, लाइक प्रैक्टिस हो रखी है, 11th-12th में आप अच्छे हो अकाउंट्स में, तो ये अच्छी बात है, आपका अच्छा सब्जेक्ट बन जाएगा। पर अगर नहीं है तो आप अभी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह, क्योंकि सीए फाउंडेशन में इसकी बहुत नीड पड़ेगी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ बिज़नेस लॉ, ठीक है? बिज़नेस लॉ में क्या है कि ये तो नया ही सब्जेक्ट हो जाएगा एकदम, तो इस वाले सब्जेक्ट के लिए आपको मतलब प्रॉपर लाइक या तो आप यूट्यूब से रेफ़र कर रहे हो किसी को तो आप अच्छे से करो, या तो क्लासेस से कर रहे हो तो उसमें आप अटेंटिव रहना। तो ये तो थोड़ा नया बन जाएगा, तो इसको कवर करने के लिए आप अभी से या तो क्लासेस ले सकते हो किसी की, अगर आपको लेनी है, या तो आप यूट्यूब से ही कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको खुद पढ़ना है तो मैं खुद पढ़ना रिकमेंड नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा नया सब्जेक्ट है तो आपको पता नहीं है कि क्या-क्या चीज़ें इसमें हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें नई तरीके से पूछी जाती है, करी जाती है। जैसे कि इसमें जैसे थोड़ी बहुत बातें होती हैं, एक तो जैसे कि सेक्शन नंबर के बारे में होता है कि सेक्शन नंबर अगर आप लिख रहे हो तो वो तो सही ही होना चाहिए, अगर वो नहीं लिखा सही तो आपको नहीं लिखना चाहिए, वरना आपका पूरा आंसर ही कट हो जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी सारी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं। अगर आप इस पे बोलोगे तो इस पे भी मैं वीडियो बना लूँगी कि इसमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। पर अगर हम अभी देखें कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए यही है कि ये 12th और 11th से अलग है, तो इस पे ध्यान देना आपको अलग से पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें ना 3 आते हैं, ठीक है? मैथ्स आता है, एलआर आता है, एलआर मतलब लॉजिकल रीज़निंग, और तीसरा होता है स्टैट्स, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो मैथ्स इसमें जो आती है वो 2 मिलाकर आती है, जैसे कि रेशो, प्रोपोर्शन, ये सब कुछ जैसे हमने बचपन में पढ़ा था वैसे है, और 12th की भी मैथ्स आ जाती है। तो जो 12th की मैथ्स है और बेसिक्स है वो दोनों इसमें कवर हो जाते हैं। एलआर क्या है, लॉजिकल रीज़निंग है, वो अलग ही है, ठीक है? वो आपने अभी तक आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? अगर आप सीयूईटी वगैरह देते हो तो उसमें पढ़ना होता है, तो ऑब्वियसली अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ये, ठीक है? फिर नेक्स्ट आ जाएगा स्टैट्स। स्टैट्स में जो आपने लाइक इको वगैरह में पढ़ा होगा ना 11th-12th में, वो वाला टाइप का है, ठीक है? फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह उसमें आपके ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा बिज़नेस इकोनॉमिक्स। बिज़नेस इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी स्कोरिंग है, ये भी अगेन 11th-12th से कनेक्टेड है। तो आपने मोटा-मोटा देखा कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से वी कैन से कि जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना वो तो कहीं न कहीं आपने 11th-12th में पढ़े हैं, बट जो बिज़नेस लॉ है वो टोटली ही न्यू है, वो एकदम ही न्यू है। तो यहाँ पे इसीलिए बच्चे इस वाले सब्जेक्ट से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि नया सब्जेक्ट आ जाता है और हमें समझ भी नहीं आता कि हम इसमें लिखें क्या? क्योंकि हमें पता तो है कि ठीक है, बच्चे को लगता है कि ना ये तो मैं आता है, ये वाला भी आता
रहता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पर जब लिखने जाते हैं तो फिर लिखने में मार्क्स कट जाते हैं इसमें। तो इसलिए इसमें राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत नीड हो जाती है। नेक्स्ट इसकी स्ट्रैटेजी की बात करें तो मतलब मैंने ओवरव्यू दे दिया 4-4 जो ये चारों सब्जेक्ट्स का था कि इसमें कैसा है, किसमें कैसा है। अकाउंटिंग ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी चाहिए जिस हिसाब से बेसिकली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो अकाउंटिंग का जैसे मैंने बताया कि लेंदी हो जाता है, तो इसलिए आपको इसमें स्पीड का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर रखने ही हैं, स्पीड का ध्यान रखना होगा, ठीक है। बिजनेस लॉ एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको इसमें राइटिंग प्रैक्टिस का कि कैसे लिखना है तो वो करना पड़ेगा। और इसमें दिक्कत वैसे स्पीड की इतनी नहीं आती, मतलब बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिक्कत होता है कि अकाउंट्स में बच्चे पेपर कंप्लीट करना दिक्कत हो जाती है इसमें, ठीक है। बिजनेस लॉ में थोड़ा लैंग्वेज कैसे फ्रेम करना है उसकी बात है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगेन ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स तो मेरे को सबसे स्कोरिंग लगता है चारों में। अगर आपको लाइक एग्रीगेट ज़्यादा अपना बढ़िया करना हो या आपको एग्जामिशन लानी हो तो वो आई थिंक बिजनेस इकोनॉमिक्स है जो ईजिली हो सकता है उसमें स्कोर, ठीक है। तो इसकी अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब जून चल रहा है, ठीक है, तो जून का मैं ये आई थिंक वीडियो अपलोड करूँगी। आज 13 तारीख है, तो मैं ये 13 तारीख को वीडियो बना रही हूँ, तो 17th को आई थिंक मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि 17th को वेडनेसडे है ना, एक सेकेंड, हाँ 17th को वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे को ये वीडियो अपलोड होगी। तो इस महीने में आई थिंक ईजिली कवर हो सकता है एलआर, मतलब एलआर के 4 या 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 4 या 5 चैप्टर्स होंगे आई थिंक सो। मैं देखती हूँ, रुको। ये एलआर ये रहा, लॉजिकल रीजनिंग ये रहा, देखो इसमें 4 ही हैं और काफ़ी इजी है। ब्लड रिलेशंस इजी हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर सीरीज वगैरह ये सारे इजी हैं। तो आई फील लाइक कि ये ना इस महीने मतलब गर्मियों की छुट्टियां चली रही होंगी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में ये इजीली आप इसको कवर कर सकते हो, इसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ईजी है ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ना आपका 20 मार्क्स का है आई थिंक, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बहुत ईजिली आप इसमें कह सकते हैं कि 15 अबव तो आराम से 20 आउट ऑफ 20 भी आप स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट है जून के में मैंने बताया कि एलआर कंप्लीट हो सकता है। और बिजनेस लॉ जो है, बिजनेस लॉ में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके 3 यूनिट्स कर सकते हो, ठीक है। यूनिट 1 का थोड़ा सा मैंने डाला है यूट्यूब पे, और बाकी की 2 यूनिट्स भी है, और यूनिट 1 ऑब्वियसली कंप्लीट करनी पड़ेगी। बेसिकली यूनिट 1 से लेके यूनिट 3 तक बिजनेस लॉ के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और एलआर, ये दोनों हो सकते हैं, पॉसिबल है जून में ख़त्म करने के, क्योंकि आई थिंक प्रोजेक्ट वगैरह भी जो बनाने होंगे 12th के वो इतना टाइम नहीं लेते, जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर मैं तो कॉमर्स विद मैथ्स के हिसाब से कह रही हूँ, अगर आपकी स्ट्रीम कोई और हो तो वो अलग बात है, फिर तो अलग बैठ जाएगा जिस हिसाब से मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो कॉमर्स प्लस मैथ्स जिसने लिए ना, तो उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट बैठ जाएगा कि जून में मैंने बता दिया। देन नेक्स्ट है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों मंथ्स में। हाँ, एक और बात ये है कि ना हर महीने में ही करते चलना कि जो आपको 12th में पढ़ा रही है मैम, मतलब आप 12th में पढ़ रहे हो तो जो भी स्कूल में हो रहा है ना, तो उस पे काफ़ी अटेंटिव रहना है आपको, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा सिलेबस उससे काफ़ी कुछ रिलेटेड है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहाँ से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको अलग से ध्यान देने की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो, इस महीने में एलआर तो कर लो, ठीक है, मतलब जून के महीने में एलआर कर लो, और बिजनेस लॉ का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 से 3 तक कर लो। और 12th तक अभी तक जितना आपको कॉन्सेप्ट्स कराए होंगे ना, उसको मैच करो अपने सीए फाउंडेशन की सिलेबस से। देखो ये मैं जो वेबसाइट है ना, ये वैसे गूगल पे आराम से आ जाएगी, सीए फाउंडेशन सिलेबस आप ऊपर लिखोगे तो आ जाएगा, आईसीएआई की वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट्स मुझे पढ़ना है, ठीक है, तो अकाउंट्स पे मैं कंपेयर करूँगी कि अकाउंट्स में जो मैं 12th में पढ़ रही हूँ, 12th में जैसे कि सब्जेक्ट्स इसमें बताती हूँ, रुको, चैप्टर्स हैं। एग्जाम्पल, एक सेकेंड, देखो अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 है, पेपर वन में मैं मॉड्यूल 1 खोल रही हूँ, ठीक है। मैं रैंडम करके आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि इसे इसमें देख लो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो
जैसे मैंने ये BRS है, ठीक है। BRS आई थिंक 11th या 12th में से किसी में था, मुझे याद नहीं कि 12th में था या 11th में था, पर पढ़ा था, मतलब ये स्कूल के टाइम का ही है, ठीक है। तो BRS में जैसे क्या कर सकते हो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में BRS आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अभी तक आपका BRS करा दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप स्कूल का BRS रिवाइज कर रहे हो उसके बाद ही आप CA फाउंडेशन का BRS उठा सकते हो। जब स्कूल का हो गया, स्कूल के क्वेश्चन हो गए, सब कुछ हो गया, फिर एक बारी ये खोला आपने, जैसे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 3 खोला, फिर उसके बाद आप इसे गो थ्रू कर सकते हो, मतलब एक बारी खुद जिससे प्लेन रीड मार दे कि ठीक है ये भी सिलेबस जो है, मतलब यहाँ ये भी सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, काफ़ी कुछ वैसे सेम ही है पर थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो सेम हो गया, सेम हो गया, सेम हो गया, ऐसे करते करते आपने पढ़ा। फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, पूरा लाइक रीड कर करके क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व करते रहना, जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 2 3 कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते रहना, करते रहना, ठीक है। तो मतलब मैं इससे ये बता रही हूँ कि 3 सब्जेक्ट्स अगर सेम हैं हमारे स्कूल लेवल के, तो हम उसको स्कूल के साथ ही निपटा लें, मतलब अपना लोड एक्स्ट्रा नहीं ले, ज़्यादा नहीं ले, ठीक है। तो यही मेरा रिकमेंडेशन है, जैसे कि अभी तक जो भी स्कूल में हुआ है उसको जब आप रिवाइज कर रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, तो उसकी साइड बाय साइड ही CA फाउंडेशन का भी देख लो। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अगर CA फाउंडेशन की न्यू होगी तो उसको या तो सेल्फ कर सकते हो, तो सेल्फ कर लो, या स्कूल से टीचर से पूछ के कि मैम मैंने ये पढ़ा है तो इसमें बता दो, या ऐसे नहीं तो यूट्यूब से देख के कि जो टॉपिक आपके रह गए हैं हर यूनिट में, तो उसको आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। या अगर आपने क्लास ली है प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से आपने लाइक कोचिंग ले ली है, तो फिर वो भी कवर करा लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। पर मेरा मानना है कि आप ऐसे विदाउट भी कर सकते हो, यूट्यूब के थ्रू भी आप पॉसिबल है आपके कर लो, ठीक है। तो 12th का तो ऐसे बैठ जाएगा बेसिकली, मैं आपको वैसे ये शेयर कर दूँगी नीचे फ़ोटो। तो 12th सिमिलर प्लस LR प्लस बिजनेस लॉ के यूनिट 1 से लेके 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 3 महीने जो बाकी के होंगे, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें भी आपको 12th का सिमिलर जो है वो पोर्शन क्लियर करते रहना है। और एक और बात ये कि ऐसा भी होगा जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे टीचर जो है वो आपकी स्लो करा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे उन्होंने आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स करा दिए अकाउंट्स में, ठीक है, और आपने उतने कर लिए अकाउंट्स में, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि टीचर काफ़ी स्लो करा रही है, तो उसके बीच में आप वो चैप्टर्स उठा सकते हो जो आपके 12th और 11th से रिलेटेड नहीं है पर न्यू चैप्टर है। जैसे अकाउंट्स में कोई चैप्टर न्यू है या किसी और सब्जेक्ट में कोई चैप्टर न्यू है, तो आप उनको खुद उठा के यूट्यूब वगैरह से कवर कर सकते हो जब आपको लगता है कि टीचर स्लो करा रही हो, ठीक है। और जब आपकी स्पीड, जब आपने अच्छा खासा चंक करा दिया, मैं बताती हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो BRS है, ठीक है। BRS फॉर एग्जांपल आपने स्कूल में उसी टाइम करा और फिर आपने खुद प्रैक्टिस कर ली, आपको प्रॉपरली आ गया, फिर आप CA फाउंडेशन वाले का आपने, मतलब जब BRS चल रहा है तभी आपने CA फाउंडेशन वाला लेवल का भी BRS कर लिया। फिर उसके बाद टीचर दूसरा चैप्टर उठा रही है बट बहुत स्लो कर रही है, बहुत स्लो कर रही है, तो उतने के टाइम में आप अपना वो चैप्टर उठाओ जो अनटच्ड है, मतलब जो 11th और 12th में नहीं है, आप सिलेबस कंपेयर करो, और जो 11th 12th में नहीं है वो चैप्टर आप खुद यूट्यूब से करो, या खुद रीड करके समझ पा रहे हो तो करो, एक यूट्यूब से करो। बेसिकली मैं एडवाइस करूँगी कि एक बार यूट्यूब से वीडियो देख लेना, किसी भी जिन सर की आपको समझ में आ रही है, जिस मैम की समझ में आ रही है, तो ऐसे करके आप इन 3 सब्जेक्ट से डील कर सकते हो। तो अकाउंट से तो आप आराम से ऐसे करके डील कर ही सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट बैठ जाएगा कि इन 3 महीने में मैंने बताया कि 12th से जो सिमिलर चीज़ें चल रही है वो तो करना ही है। नेक्स्ट बेसिकली 12th में जो चल रहा है ना उसी के साथ करते रहो, करते रहो, करते रहो। पर एडिशनली आप ना मैथ्स का जो बेसिक्स है, मैथ्स का बेसिक्स मतलब जो 11th 12th से भी बेसिक है, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह भी चैप्टर हैं, वो काफ़ी बेसिक है, वो आपके 11th 12th में भी नहीं थे, मतलब बेसिकली वो आई थिंक कितने 8th 9th 10th समथिंग अराउंड होंगे। तो वो वाले चैप्टर्स उठा लो जो बेसिक्स है, क्योंकि वो तो अभी आपको रिफ्रेश होंगे ही, है ना, वो तो भी 12th में नहीं, तो वो तो ऑब्वियसली मैम नहीं कराएंगी रिफ्रेश वगैरह, है ना, उसकी प्रैक्टिस तो नहीं होगी, तो इसलिए आपको वो अलग से करने हैं। बेसिकली मैथ्स का जो बेसिक्स है ना आपको वो उठाने, वो चैप्टर जो 11th 12th में नहीं है पर बेसिक क्लास में थे, मतलब जो बचपन वाली क्लासेस होती है ना 8th 9th वाली, उस वाली क्लासेस में थे, तो वो उठाने हैं। तो वो आई थिंक 3 महीने में हो सकते हैं, ठीक है। मैथ्स का बेसिक भी हो सकता है, और बिजनेस लॉ के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा दोनों कंप्लीट हो सकते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ा है बिजनेस लॉ में, ठीक है, और उसके बाद सोगा है, मतलब सोगा सेकंड नंबर पे है। सोगा और जो पार्टनरशिप है उसमें इतने नंबर ऑफ पेजेस का डिफरेंस नहीं है, बट सोगा ना टेक्निकलिटी पे पहुंच जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड।
देखो अकाउंटिंग में मैं दिखा देती हूँ, पेपर नंबर 1 पहले दिखाती हूँ। पेपर नंबर 1 में मॉड्यूल 1 है। आप एक बारी, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ, यही है ना? हाँ, तो आप अभी पॉज करके देख सकते हो वीडियो, पहले पॉज कर लो। तो इस पॉज वीडियो में आप देख सकते हो कि जो सारे चैप्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको पता है, लाइक कहीं ना कहीं आपने 11th-12th में पढ़े हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको, जैसे मैंने बताया, जब टीचर स्लो चल रही हो तब कवर कर लेना, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट ये मॉड्यूल 2 आ गई। मॉड्यूल 2 में ये वाले चैप्टर्स हैं। इसको भी आप देख सकते हो कि मोटा मोटा अपने 11th-12th में कवर करे होंगे। जो नहीं करे होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे, तो उसकी कोई दिक्कत एज सच वाली बात नहीं है। जब टीचर्स लो तब आप कर लेना, ठीक है? तो अकाउंट्स की दिक्कत इसमें नहीं आती। अकाउंट्स में बस पेपर छूटता है इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी आ जाता है, तो उसमें आपको पेपर की मतलब रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर देने होंगे उस चीज़ के लिए, ठीक है? पर कॉन्सेप्ट वाइज तो डन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है बिजनेस लॉज का, मैं बता रही थी। बिजनेस लॉ जो एकदम ही न्यू सब्जेक्ट है, उसमें देखो फर्स्ट तो ऐसे ही है, एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे नहीं है, लाइक ओवरव्यू ही दे रखा है अलग अलग एक्ट्स का, ठीक है? देन नेक्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा है और सोगा बड़ा है। सोगा मतलब द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है? ये बड़ा है। और लाइक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बड़ा है, ऐसा नहीं है, पर पॉइंट ये है कि ये आप एटलीस्ट नोन हो। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप बिल्कुल नोन नहीं होगे, ठीक है? सोफा से भी नहीं होगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से आप ऐसे मतलब एक्ट वाइज यानी लॉ वाइज तो नोन नहीं हो, पर आपने जैसे अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बेसिकली 11th-12th में आपको इसके बारे में बता रखा है। पार्टनरशिप एक्ट वगैरह जो है, तो अकाउंट्स में आपने इसके पूरा फॉर्मूला वाइज करा है, तो इसमें एक्ट वाइज ही थोड़ा दे रखा है, ठीक है? एलएलपी के बारे में भी आपको पता होगा मोटा मोटा, और कंपनीज एक्ट भी आपने इसको अकाउंट्स में देखा है, समझा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स वगैरह जो हो गए ना, वो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गए, तो इसको भी आपने बेसिकली इन सारे को ना अपने अकाउंट्स के वाइज में, बिजनेस स्टडीज़ के वाइज में कहीं ना कहीं टच करा है, देखा है, ठीक है? बट सोगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट न्यू है, ठीक है? ये दोनों न्यू है, तो इसलिए इसको थोड़ी वेटेज, मतलब इसको वेटेज देना सही है आपके लिए, और इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है पेपर में जनरली, ठीक है? तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो ज़्यादा भारी भारी सब्जेक्ट है, जो ज़्यादा स्कोरिंग है, या जो ज़्यादा हार्ड है, वो पढ़ते जाओ पहले। तो इसलिए सितंबर, अगस्त और जुलाई में ये मैंने बोला कि मैथ्स बेसिक निपटा लो, और बिजनेस लॉ में सोगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ख़त्म कर देना, और ये काफ़ी ईजीली ख़त्म हो जाएंगे 3 महीने में ना, ये सारा करना ईजी है। और यहाँ तक अपना 12th का जो सिमिलर चल रहा है ना, वो निपटाते जाओ, जैसे मैंने बताया था वैसे ही, ठीक है? कि टीचर के साथ साथ चलते जाओ, स्कूल में हो रहा है फिर इसको सीए फाउंडेशन के लेवल पे भी कर लो, ठीक है? और जो टीचर स्लो चल रही है, तो मैं एक ही लाइन रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन की, टीचर के साथ चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, और जो टीचर जब स्लो पढ़ रही है, तो जो अनटच्ड है उसे खुद कर लो, ठीक है? जो अनटच्ड है बेसिकली जो 11th-12th में नहीं है, ठीक है? जो या तो बेसिक्स होंगे या तो थोड़े अलग लेवल के होंगे, अलग होंगे, ठीक है? तो ये 3 महीने का ऐसे हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी के 3 महीने बैठ जाएंगे। बाकी के 3 महीने में आपको बिजनेस लॉ कंप्लीट कर देनी है। जैसे बिजनेस लॉ, एक सेकेंड, बाकी के 3 महीने में देखो ये 2 भारी भारी हो गए ना, तो बाकी की जो चैप्टर्स है ना, जैसे कि 2 और 3 भारी हो गए ना, तो बाकी के सारे चैप्टर्स आपको 3 महीने में डुएबल है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? और बिजनेस इकोनॉमिक्स का देखो क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये है कि वो अगेन आपका 12th-11th से काफ़ी रिलेटेड है, पर 12th-11th में जो आपका पैटर्न था ना, वो आपका रिटन था, लाइक आपको लिखना था, पेपर लिखना था, 80 मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर लिखना होता है, ठीक है? पर इस वाले में क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कि आपके एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। और एमसीक्यू में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो उतना ही काफ़ी नहीं होता, बच्चों को लगता है कि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके बेसिकली चैप्टर पढ़ के चले जाएंगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उससे काम नहीं चलता। एमसीक्यू क्या आता है कि ना, जो थ्योरेटिकल वाले होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड लगते हैं, मतलब 1 भी ठीक लग रहा है, 2 भी ठीक लग रहा है, 3 भी ठीक लग रहा है, तो उसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए होती है। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना,
अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखना है। बेसिकली जो 12th के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह है ना, जो मैम स्कूल में करा रही है उसमें अटेंटिव रहना और क्लियर रखना। और एक और बात की ना, जो एक काम करना बैठ के, बाद में बताते, पहले इसको, इस बात को ख़त्म कर दो, रुको एक सेकेंड। बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात दिखा देती हूँ, देखो कि पढ़ना कैसे, ये थोड़ा मैं बता देती हूँ कि इसको ना आप 5-5 पेज करके कर सकते हो। मतलब देखो, सितंबर, अगस्त और जुलाई तक तो आपका बुक हो गया था, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो बाकी के 3 महीने होंगे, उन 3 महीने में बेसिकली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 5-5 पेज रीड करके करोगे ना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मतलब 12th, मतलब क्या कहते हैं, स्कूल में तो अटेंटिव रहो ही, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो भी अपने, पर 5-5 पेज भी करते जाओ इसके लिए। तो जैसे मैं बताती हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, मैंने चैप्टर नंबर 1 ही खोल दिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है। ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है। तो इसमें ना यूनिट 1 है, पहले तो यूनिट 1 में ना आपको पहले बता रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि ये है। फिर यूनिट 2 है, फिर यूनिट 2 के बाद है क्वेश्चंस, यूनिट 1 और 2 के कंबाइन, ठीक है। तो इसलिए यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 पे जाएंगे और सबसे पहले क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में, ये रहे एमसीक्यू आ गए सारे। तो इन सारे जो एमसीक्यूज हैं, तो इनको कैसे डील करना है मैं बताती हूँ, रुको। बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका है सही, सबसे ज़्यादा ये है कि सबसे पहले जैसे कि हम जैसे वो नहीं पढ़ते, क्या कहते हैं, केस स्टडीज़ नहीं पढ़ते, केस स्टडीज़ कह रही हूँ, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक उसमें पहुँच गई, बिजनेस स्टडीज़ पे हम जब अनसीन पैसेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेजेस, हाँ केस स्टडीज़ भी तो बात कोई हो गई, हाँ। तो जब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं, जैसे अनसीन पैसेजेस है, केस स्टडीज़ हो गई, तो इन सब में क्या होता है कि जनरली एडवाइस ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर आप ऊपर की जो केस स्टडी है या अनसीन पैसेज है उसको पढ़ो, ठीक है। तो एडवाइस तो ये होता है, मैं भी वही करती हूँ और जनरली यही करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से पहले एमसीक्यू वाले जो है ना उसको रीड आउट कर लो। जैसे कि इसको अगर मुझे पढ़ना है तो मैं ऐसे पढ़ूंगी कि इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो बेसिकली ये ऑप्शंस मत पढ़ो क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। बस ये जो क्वेश्चन है ना वो पढ़ लो। जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको जो मेन बाहर निकल कर आया, जैसे इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नीचे दे रखे हैं, तो फिर ये मार्क कर लिया, जैसे इकोनॉमिस्ट और फिर डिसीजन मेकिंग। इसमें मार्क नहीं होता, दिक्कत तो ये मार्क होना चाहिए, हाईलाइट होना चाहिए। तो अगर आपके पास बुक है पूरी तो वैसे, पर अगर बुक नहीं है तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो बस एक बार रीड ही कर लो, पॉसिबल। सबसे बढ़िया तो ये होता है कि आप हाईलाइट भी कर लेते, पर इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आप ना क्वेश्चन रीड मारते रहो, जैसे कि हम जैसे अनसीन पैसेजेस में मारते हैं या केस स्टडीज़ वगैरह में कर लेते हैं, ठीक है। बस हमने क्वेश्चन रीड मार लिया, ऑप्शन रीड करने की ज़रूरत नहीं है वैसे अभी। क्वेश्चन रीड मार लिया, ऐसे करके क्वेश्चन रीड मारने के बाद, बस क्वेश्चन रीड मारने में तो टाइम ही लगेगा, ठीक है। फिर वो करने के बाद, क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर चैप्टर आप रीड कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, इससे हमें एक पहले से आइडिया होता है कि हाँ भाई हमें इस टाइप की जो क्वेश्चंस को ज़्यादा वेटेज देना है। मतलब अगर आप 47 थे, आई थिंक वो एमसीक्यूज़ 47 एमसीक्यूज़ हमें दिख रहे हैं, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा हमें समझ में आ जाएगा कि किन सारे टॉपिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो उन टॉपिक्स पे जब आप रीड करोगे तब आप ऑब्वियसली ज़्यादा ध्यान दोगे। तो बेसिकली जैसे हम केस स्टडीज़ और वो पढ़ते हैं वैसे ही वाली बात है इसमें, ठीक है। तो इसको आप ऐसे तरीके से कर सकते हो कि एक दिन बैठ के सारे मतलब पहले दिन बैठ के आपने वो सारे क्वेश्चंस रीड आउट कर लिए, फिर उसके बाद आप 5-5 पेज करके रीड आउट करके ख़त्म करे जा रहे हो। इसकी साइड बाय साइड आप 12th में थोड़ा ध्यान रखना, 12th में जो मैम कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है उसके लिए अटेंटिव रहना, ये बात है। तो इस तरीके से हो जाएगा। एंड हाँ, तो रिज्यूम करते हैं। तो इसमें यही मैंने बताया था, तो इससे ऐसे हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स में इस तरीके से पढ़ना है। तो
अगर मोटा-मोटा देखें तो आपका देखो सारे सब्जेक्ट्स कैसे-कैसे कवर हो जाएँगे। सबसे पहले एलआर, ठीक है? एलआर जो है आपका वो बाय जून एंड हो जाएगा, पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ जुलाई मिड तक तो कर लेना, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग है, एलआर काफ़ी स्कोरिंग है। मतलब अगर ढंग से करोगे तो इसमें 20 में से 20 भी ला सकते हो भाई, ठीक है? अगर 20 मार्क्स का है तो आई थिंक 20 का ये जितना मेरे टाइम पे तो 20 का ही था। अगर कुछ चेंजेस आए हो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे पता नहीं, बट 20 का है। जितने भी है मतलब मैक्सिमम आप फुल भी मतलब बेसिकली आप इसमें फुल ला सकते हो एलआर में, मैं ये बता रही हूँ अगर आपने ढंग से कर लिया तो, ठीक है? देन नेक्स्ट आ जाएगा अकाउंट्स। अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट के लिए आपको 12th में ध्यान देना है अच्छे से और सेल्फ करना है। बेसिकली टीचर के साथ चलना है, और जब टीचर लगे कि स्लो चल रही हैं तो आपको अपने जो चैप्टर वो उठाने हैं जो अलग हो, बेसिकली जो 11th 12th से अलग हों, जो थोड़े फाउंडेशन में न्यू चैप्टर्स आ रहे हों, आपको वो उठाने हैं, जिससे आप सेम लेवल पे चलते रहो, ठीक है? और साइड बाय साइड ही कर लो, ठीक है? बीआरएस मैम ने कराया स्कूल में, अब आपने घर पर आके बीआरएस कर लिया, 12th के लेवल का कर लिया, फिर उसके बाद उसी टाइम पे सीए फाउंडेशन के लेवल का भी कर लिया। बेस्ट, बिंगो, ठीक है? स्टैट्स की बात करें, स्टैट्स इकोनॉमिक्स में आ जाता है 11th 12th में, इस वाले में वो लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ रखा है, ठीक है? तो स्टैट्स में भी ये है कि 12th में जब मैम पढ़ा रही हो इकोनॉमिक्स तब थोड़ा दिमाग खोले रखना, ठीक है? स्टैट्स अच्छे से परफॉर्म करना, वहाँ पे बेसिकली अच्छे से समझना कि फॉर्मूला कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे नहीं हो रहा। तो 12th में ध्यान देना। वैसे ही सिस्टम जैसे अकाउंट्स का था ना, वैसे ही है कि 12th में मैम के साथ, मैम स्लो तो खुद, ठीक है? तो ये बाय दिसंबर एंड हो जाना चाहिए, मतलब स्टैट्स बाय दिसंबर एंड हो जाएगा जितना रियलिस्टिकली देखे। अकाउंट्स आपका बाय जनवरी एंड हो सकता है पॉसिबल आराम से, ठीक है? मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी सेम वही है कि जो बेसिक्स है, बेसिक्स मैंने आपको बताया, बेसिक्स मैंने आपको सितंबर, अगस्त और जुलाई में ही कवर करने को बोलती है, ठीक है? और जो स्कूल के साथ आपका जो 12th का चलेगा तो वैसे ही उसका भी कर लेना, 12th प्लस सेल्फ मैथ्स के लिए, जो मैंने सेम कहानी में बता रही हूँ अकाउंट स्टैट्स के लिए, वही मैथ्स के लिए भी। मैथ्स का क्या है कि देखो मैथ्स ना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है? तो उसमें ना शॉर्टकट्स, फॉर्मूला ये सब कुछ ध्यान में रखने हैं। तो जब आप 12th कर रहे हो तो 12th में क्या है कि आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है, तो प्रॉपर आंसर जब आप लिखते हो तो आपको ना लॉन्ग फॉर्मेट में करना, लॉन्ग फॉर्मेट में आप करते हो, पर आपको पता है कि इसके शॉर्टकट्स क्या हो सकते हैं। बेसिकली इसके शॉर्ट फॉर्मूलाज वगैरह, जैसे कि फॉर्मूला फटाफट लगा के शॉर्टकट में निकल जाए, तो वो भी आप अगर टीचर बता रही हो ना क्लास में तो अटेंटिव रहना कि ठीक है भाई, मतलब ये बड़ा सा आंसर है, इसको इतना सॉल्व करने से बेटर है कि आप उसको कितने जल्दी टाइम पे कर सकते हो कोई शॉर्टकट फॉर्मूले से, ठीक है? तो वो आपको पता हो तो बहुत ईजी रहेगा, बहुत जल्दी निकलेगा आंसर। तो मैथ्स में ये रह जाएगा, ठीक है? मैथ्स में ये हो जाएगा। और मैथ्स में ये रिकमेंडेड है कि आप टाइमर लगा के करो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका ना एक 12th लेवल का होगा कि आप जैसे 12th में जैसे आप सोचते हो मैथ्स को आप वैसे करोगे तो आप बहुत टाइम लगा दोगे, तो इसलिए आपको मैथ्स में टाइमर लगा के करना है, जिससे आपको ना जल्दी करो आप क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है? नेक्स्ट आ जाएगा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ का मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर के एंड तक आपकी पूरी हो जाएगी, जितना हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस लॉ में क्या था कि सितंबर, अगस्त और जुलाई तक आपके 2 बड़े-बड़े चैप्टर हो पा रहे थे कंप्लीट, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीने में आपके रिमेनिंग हो जाएंगे। तो इसलिए आपका दिसंबर लास्ट तक आपका बेसिकली बिजनेस लॉ भी कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस ईगो का मैंने बताया कि 5-5 पेज करके कर लो। 12th में जैसे जो टीचर बता रही है उनके हिसाब से कर लो, और जब टीचर स्लो हो रही है तो आप अपने न्यू चैप्टर उठा लो जो 12th 11th से रिलेटेड नहीं है। बट आई थिंक इको में तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट इको में 11th और 12th से ही रिलेटेड है ऑल्दो, ठीक है? पर यही स्ट्रैटेजी है कि टीचर स्लो पढ़े, खुद भाग लो, और टीचर के साथ जब टीचर कंप्लीट कर रही है वो चैप्टर तो उसी टाइम फाउंडेशन से भी उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? तो ये भी दिसंबर एंड तक हो जाएगा। तो मोटा-मोटा देखिए हम तो जनवरी एंड तक आपका पूरा फाउंडेशन का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हो जाएगा जनवरी एंड तक, ठीक है? फिर बचा फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने रह रहे हैं। तो 3 महीने में बहुत सफिशिएंट अमाउंट है, पर हाँ इसमें 12th भी होगी आपकी, तो 12th में सच कोई दिक्कत वाली नहीं है, तो आप अपने आराम से पेपर दे सकते हो 12th के, ठीक है? क्योंकि जो हम सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमने काफ़ी कुछ कट करा है, मतलब हमने
ट्वेल्थ वाला जो पोर्शन है उनको ट्वेल्थ के साथ ही रखा है, जिससे हम ना ज़्यादा इसको बढ़ा ना दें। और जो अलग है, जो ट्वेल्थ से अलग है, बेसिकली मैथ्स बेसिक वाली जो है वो ट्वेल्थ 11th में नहीं है, तो वो अलग है। और बिज़नेस लॉ जो है वो अलग है। तो वो मैंने आपको एक सही से टाइमलाइन बता के कंप्लीट करा ही दिया। तो जो बाकी के 3 महीने बैठेंगे ना, तो उसमें आप क्या करना कि देखो जनवरी एंड तक हो जाएगा, तो बेसिकली फेब लेना, फेब में चारों सब्जेक्ट्स की रिविजन मारना अच्छे से। और आपका फेब में आई थिंक वो भी चल रहा होगा ना, ट्वेल्थ भी चल रहा होगा। तो उसमें क्या करना कि जब आपका ट्वेल्थ का होगा ना, तो उसी के साथ रिविजन कर लेना। जैसे कि सब कुछ ट्वेल्थ और सीए फाउंडेशन अगर एक साथ लेके मैं चल रही हूँ, तो मैं जो सेम कंटेंट है ना उसको साथ में ख़त्म करने को कह रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ट्वेल्थ का आपका पेपर पूरा एरा चल रहा होगा ट्वेल्थ का, ठीक है। तो उस ट्वेल्थ के पूरे पेपर एरा में जो ट्वेल्थ का कंटेंट है उसी टाइम आप सीए फाउंडेशन का भी रिवाइज़ कर लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सेम ही टाइम पे रिविजन हो गई है। और जो अलग रहेगा ना उसको थोड़ा साइड में रख सकते हो अगर आपको ट्वेल्थ का थोड़ा हैवी लगा है तो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आई होप मैं समझा पा रही हूँ, होप सो। एक बारी मैं इस चीज़ को लिख भी लूँगी और ये मैं शेयर भी कर लूँगी जो मैंने पेज लाइक बनाया है, आई होप दिख रहा होगा, है ना। तो ये मैं पेज शेयर भी कर लूँगी। और वैसे मेरे ख्याल से समझ तो आ जाए। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हो इस पेज को, ठीक है। तो यही है कि जनवरी एंड तक मैंने बता दिया। और पूरे फेब में ट्वेल्थ पे फोकस करना, ट्वेल्थ के साथ साथ सीए फाउंडेशन का जो सेम होगा ट्वेल्थ और उसका, उन दोनों को साथ में कवर कर लेना। और फिर जब आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब आप उन कंटेंट पे ध्यान दे सकते हो जो सिर्फ सीए फाउंडेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपकी ट्वेल्थ भी दिक्कत नहीं देगी और सीए फाउंडेशन में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फरवरी में इस तरीके से आपका एक रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। फेब हो गया, फिर आ गया मार्च और अप्रैल, 2 महीने रह गए, ठीक है। तो इन 2 महीने में भी आप ट्वेल्थ तो नॉर्मली कंटिन्यू कर ही रहे हो, ठीक है। और इन 2 महीने में आप मैक्सिमम पेपर्स एमटीपीज देते जाओ, एमटीपी आरटीपी दे सकते हो, एमटीपी आरटीपी दे सकते हो, एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस दे सकते हो। एमटीपी आरटीपी अगर किसी को नहीं पता है तो मॉक टेस्ट होते हैं, आरटीपी होते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर्स। और ये सब कुछ आईसीएआई की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। पर अगर ये नहीं पता हो किसी को तो मैं अगेन लिंक शेयर कर दूँगी नीचे, कोई इशू नहीं है। और पुराने जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर उन 2-3 महीने में बेसिकली जो लास्ट के फेब और मार्च होगा, इन 2 महीने में आप मैक्सिमम पेपर्स देते जाओ। पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता लगता है उसमें कि आपकी क्या क्या गलती है। देखो पेपर देने पे क्या होगा, आपको समझ में आएगा एक्चुअली में कि अकाउंट्स का लेंदी होता है। तो इसलिए ना आप देखो अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट की दिक्कत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि आपने 11th-12th में अच्छे से करा होगा ना, तो आपको कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसमें पेपर छोड़ता है, तो इसलिए आपको उसमें पेपर देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बचा बिजनेस लॉ और बिजनेस इको, नहीं, नेक्स्ट सेकंड पेपर हो जाएगा बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में मैंने बताया कि आपको लिखने की प्रैक्टिस कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे लिखा जाता है, उसमें ध्यान देना होगा। अगेन इसमें पेपर नहीं छूटेगा, पर इसमें लिखना कैसे है वो वाली बात आ जाएगी। बिजनेस इको और जो मैथ्स है बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा, और आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर तो मैंने बेसिकली बता दिया, हाँ, मैंने सारा आपको टाइम वाइज़ बता दिया स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो। और रीज़न मैंने इसमें क्या करा है कि देखो हर टाइम ना मैंने ये कोशिश करी है कि ना मैं आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिला के चलूँ, जिससे ना बोर ना हो। थ्योरी कर रहे हो बोर हो रहे हो, या प्रैक्टिकल कर रहे हो बोर हो रहे हो, तो मैंने मिला के चल रही हूँ भाई। इसलिए मैंने जून में आपको एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, और बाकी सारे महीने में मैंने आपको ऐसे ही तरीके से बना के चला कि एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, या नंबर ऑफ़ थ्योरी चैप्टर्स, नंबर ऑफ़ थ्योरी मतलब सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से सारा हो जाएगा टाइम पे। और लास्ट के 1-2 महीने में पेपर बिल्कुल देना, बहुत सारे पेपर देना, एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर काफ़ी कुछ देना। और एक और बात, आप ना साइड में एक मिस्टेक कॉपी भी बना के चल सकते हो, जैसे कि मैंने भी बना रखी है। हाँ, देखो ये मेरी मिस्टेक नोटबुक है। तो इसमें जो भी मेरे को लगता है ना कि मेजर गलती हुई है तो मैं वो लिख लेती हूँ। देखो दिखाती हूँ, एक सेकंड।
इसमें मैं ये दिखा रही थी मेनली कि जैसे पूरे हाइलाइटर्स वगैरह यूज़ कर रखे हैं कि क्या ध्यान में रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि सिलेबस सीएमई का होता है कितना वास्ट होता है। तो हमें लगता है कि मेन जो इसमें दिक्कत पड़ जाती है वो ये पड़ जाती है कि हम सेम मिस्टेक दोहरा देते हैं। लेकिन जो हम एमटीपी में मिस्टेक करेंगे वही हम पेपर में कराते हैं जनरली, तो इसलिए वो मिस्टेक रिपीट ना हो, तो इसलिए आप मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ ना मुझे याद नहीं रहेगी, ये इस चीज़ में मैं गलती कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप उसके लिए ना मिस्टेक नोटबुक में लिख दो कि भाई ये चीज़ ध्यान में रखियो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो लास्ट का जो 1-2 महीना होगा उसमें आप एमटीपीज़ आरटीपीज़ देना, और साइड में आप मिस्टेक नोटबुक जो आप मेंटेन करके चल ही रहे होंगे। तो इससे क्या होगा, जब आपका पेपर होगा जिसमें 1.5 डेज़ जनरली मिलते हैं, तो 1.5 डेज़ में आप क्या-क्या रेफ़र करोगे? आप अपनी मिस्टेक नोटबुक को रेफ़र कर देना कि अच्छा ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें नहीं गलती करनी है इस चीज़ की, ठीक है। और आप अपनी एमटीपीज़ आरटीपीज़ को भी गो थ्रू अगर ज़्यादा टाइम है तो कर लेना, ठीक है। अगर आप दे सकते हो एक एमटीपी आरटीपी अपने 1.5 डे पे तो वो दे देना, और कॉन्सेप्ट्स को सारे गो थ्रू करके चल लेना, ठीक है। बेसिकली अपने सिलेबस को जो इतना बड़ा है उसको थोड़ा-थोड़ा कम करते जाओ। बेसिकली आप अपने नोट्स के द्वारा नोट्स बना के, मिस्टेक नोटबुक बना के आप उसको मिनिमाइज़ कर दो। बाकी इस पूरी जर्नी में अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह होगी, इस पॉइंट पे क्या स्ट्रैटेजी बननी है, इस पॉइंट पे क्या देखिए क्या नहीं देखिए, तो आप उसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल के भी कर सकते हो, बात कर सकते हो वगैरह। बाकी के लिए तो इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।